अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। मैं हूं सवेरा पाशा और आज आपके सामने हाजिर हैं। जैसे मैंने कहा था, अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग स्पोर्ट्स, अलग अलग गेम्स की हम आपसे बात करेंगे। जिस तरह जनरली होता है, नहीं जी क्रिकेट मगर नई क्रिकेट से हटके हमने बातचीत करनी है। और आज हमने दो डिफरेंट स्पोर्ट्स के हवाले से बात करनी है। एक तरफ हम अगर रेसलिंग की बात करेंगे तो दूसरी तरफ बॉडी बिल्डिंग की बात करेंगे। मगर जब रेसलिंग की बात करेंगे तो ऑब्वियसली अकेले बैठ के आपसे कोई डिस्कशन, कोई बातचीत नहीं होगी, क्योंकि हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, अगर मैं उनको कहूँ कि पाकिस्तान की शान है वो रेसलिंग में, उन्होंने पाकिस्तान का नाम बहुत ऊंचा किया है दुनिया भर में। यू नेम इट, आप एशियन गेम्स की बात करें, आप एशियन बीच गेम्स की बात करें, वर्ल्ड बीच गेम्स की बात करें, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें, मतलब इवेंट्स में जाके पाकिस्तान के परचम को ऊपर किया उन्होंने, पाकिस्तान के परचम को लहराया जगह जगह पे जाके, और एक स्टेटमेंट सेट की जब वो जीत हासिल करते हैं। पाकिस्तान के परचम को जिस तरह पूरे उस अरीना में लहराते हैं वो देखने वाला होता है, गूज बम्स मोमेंट हो जाते हैं। सो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नन अदर देन इनाम बट। अस्सलाम वालेकुम इनाम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सवेरा। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप माशाल्लाह जिस तरह दूसरी गेम्स को प्रमोट कर रही हैं, तो मैं आपका और समा का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू इनाम, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ हमारे शो का हिस्सा बने। सबसे पहले तो आपको कंग्रेचुलेशंस। कल 2-3 दिन पहले रुस्तम पाकिस्तान का जो कंपटीशन हुआ था उसमें जिस तरह आपने परफॉर्म किया, और मैं ये कहती हूँ कि जब हम डोमेस्टिकली बात करते हैं तो उस वक्त तो आपसे मुकाबला, मुझे लगता है अभी बाकी सब सीख रहे हैं आपसे मुकाबला करने के लिए, बट ब्रिलियंट। थैंक यू सो मच। ये बस अल्लाह ताला का ख़ास करम है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत एक अच्छी फ़ाइट जो है वो मैंने विन की है। तो इसमें यह है कि मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ कि पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने और जो हमारे सीएम पंजाब हैं उस्मान बुज़दार साहब, उन्होंने रिवाइवल ऑफ स्पोर्ट्स के लिए एक बहुत बड़ा कदम किया है। और चूँकि मड रेसलिंग जो है हमारी ट्रेडिशनल गेम है, तो इसमें खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं लाजमी जो है ना वो, अगर मुझे कोई मेरे इंटरनेशनल इवेंट से कोई टाइम मिले तो मैं लाजमी तौर पर पाकिस्तान में पार्टिसिपेट करूं, क्योंकि मेरी जब मैं पार्टिसिपेट करता हूं फिर लोग बहुत ज़्यादा मतलब देखने के लिए आते हैं। जो हमारे यंगस्टर हैं उनको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। तो इसलिए कोशिश होती है कि मैं इंटरनेशनल रेसलिंग के साथ साथ अपनी सकाफत को भी साथ लेके चलूं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो फ़ाइट विन की है, अल्लाह ताला का बड़ा ख़ास करम है। ये सब मैं समझता हूँ कि पूरी जो गेम है रेसलिंग, उसकी प्रमोशन के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल जी, अल्लाह का तो करम है, साथ साथ आपकी मेहनत भी बहुत है इनाम। बट जब आप मड रेसलिंग की बात करते हैं, किसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं? मज़ा किस में आता है? मैटिंग पे खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है या मड रेसलिंग में ज़्यादा मज़ा आता है? एक्चुअली देखें कि जो मड रेसलिंग है वो सिर्फ आपको पाकिस्तान और इंडिया में ही देखने को मिलती है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इंटरनेशनल लेवल पर जाना है, हमें पूरी दुनिया में लेकर जाना है अपना परचम। तो इसलिए मेरा फोकस जो है वो सारा इंटरनेशनल रेसलिंग होती है, फिर चाहे वो मैट पर हो या चाहे वो बीच पर हो। मेरी कोशिश होती है कि जितने बड़े प्लेटफॉर्म पर खेला जाएगा उतना ज़्यादा हम पाकिस्तान का मस्बत चेहरा लेके जा सकते हैं, पूरी दुनिया में बता सकते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पर खेलना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा इनाम, थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं टाइम को, थोड़ा सा पीछे जाते हैं उस टाइम फ्रेम पे जब इनाम बट नया किसी इंटरनेशनल इवेंट के लिए पहली दफ़ा जब आप हिस्सा बने किसी इंटरनेशनल इवेंट का, और वहाँ जाके वो होता है ना, आप जब अपने मुल्क से बाहर निकलते हैं और किसी एक जगह पे जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे आपकी तरह के जो हैं एथलीट्स, रेसलर्स वहाँ पे मौजूद होते हैं, और आप देखते हैं कि लोग क्या क्या कर रहे हैं अलग, और जो अभी तक जहां हम नहीं पहुंचे। कैसा था वो पहला सफ़र, वो पहली आपकी इंटरनेशनल रेसलिंग फाइट? जी मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैंने 2010 में जब अपनी रेसलिंग जो है इंटरनेशनल का आगाज़ किया, तो उस वक्त जो मेरा पहला इवेंट था वो कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 दिल्ली में जो हुई थी वो था। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा इवेंट था। पहली दफ़ा एक बच्चा जो है वो यंगस्टर जो है वो जा रहा है और नेशनल लेवल पे, और वो भी कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट किया। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत डिफरेंट चीज़ें थी, बहुत डिफरेंट इन्वायरमेंट था। यहाँ पर पाकिस्तान में तो मतलब आपको पता है फैसिलिटीज़ बहुत थोड़ी होती हैं, और उन्हीं में कुछ चंद प्लेयर्स जो है वो अपनी तैयारी करते हैं। तो जब उस जगह पर गया तो वो जो अरीना था उसको देखकर ऐसे लग रहा था कि पता नहीं, शायद किसी एक ख्वाब लग रहा था
लेकिन ये था कि एफर्ट काफ़ी की हुई थी। और उसके बाद जब फिर आप किसी भी इवेंट में खेलते हैं और आपको जीत मिलती है तो उससे बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेशन मिलती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2010 में ही मैंने अपना जो पहला इवेंट था वो मैंने खेला और 3 मैंने मुकाबले यके बाद दीगरे जो है ना वो जीते मैंने। और जो मेरा फाइनल का इवेंट था वो बहुत यादगार था। मैं समझता हूँ कि किसी भी पाकिस्तानी के लिए बहुत यादगार लम्हा होगा, क्योंकि मेरे जो मद्दे मुकाबल हरीफ थे वो इंडियन रेसलर अनोज कुमार थे, जो कि उस टाइम के वर्ल्ड चैम्पियन भी थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली की सरजमीन पर 9 मिनट तक मेरा मुकाबला उनके साथ चलता रहा और बिल्कुल लास्ट मोमेंट में मैंने उनको नीचे गिराया, सिंगल लेग टैकल की और मैंने नीचे गिराया। और जब वो नीचे गिरे तो मैंने अल्लाह अकबर के नारे बुलंद किए और पूरे जो इंदिरा गांधी स्टेडियम था वो मेरे नारों के साथ गूंजा और फिर पाकिस्तान का परचम बुलंद हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले इवेंट से ही अल्लाह ताला ने वो मूवमेंट दिखाए जो शायद हर पाकिस्तानी का ख्वाब होते हैं। बिल्कुल, और वहाँ से जो है वो चर्चा शुरू हुई कि इनाम बट ये एक लड़का जो पाकिस्तान से एक लड़का जिसने जो है एक आते ही वो कहते हैं ना विद अ बैंग, और आपने एंट्री बिल्कुल विद अ बैंग ही की। गोल्ड आपको उस कॉमनवेल्थ में उस कंपटीशन में भी गोल्ड आपने जो है हासिल किया। बट इनाम, जब आप वापस पाकिस्तान आ रहे थे कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, मैं जीत कर आ रहा हूँ, कॉमनवेल्थ का गोल्ड जीता मैंने, और जाहिर सी बात है रिवायती हरीफ हैं भारत के अगेंस्ट। मुझे लगता है जो भी परफॉर्मेंस आप करें, अगर आप भारत से बेहतर खेल रहे होते तो वैसे ही आपको ज़्यादा लाइमलाइट मिलती है। बट जब इनाम बट वो गोल्ड मेडल लेकर वापस आए, कुछ वेलकम आपको मिला था? कोई सपोर्ट मिली थी क्या? गवर्नमेंट ने सराहा था? जी बिल्कुल, वो एक इवेंट ऐसा था कि जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली, ख़ास तौर पर अवाम की तरफ से, फिर हमारे उस टाइम पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से, इवन के मैं जो है वज़ीर आज़म जो उस टाइम थे गिलानी साहब, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई और मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली। तो मैं समझता हूँ कि मैं इस हवाले से बहुत लकी रहा हूँ कि जब मैंने पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लेवल पे खेला है मुझे अप्रिसिएशन मिलती है। लेकिन उसके बाद फिर एकदम से जो अप्रिसिएशन होती है और जो एकदम से आपको प्यार होता है वो बस कुछ दिन का और कुछ टाइम फ्रेम का होता है। शायद वो 1 दिन चले, 2 दिन चले या 1 वीक चले, जब तक एक नई खबर नहीं आ जाती उस टाइम तक जो है ना आपको मोहब्बत मिलती है, आपको सारी जो है ना अप्रिसिएशन मिलती है। उसके बाद एकदम से ऐसे लगता है कि जैसे फिर हर चीज़ बिल्कुल ब्लैंक हो गई है और एक मूवमेंट था जो गुजर गया है। बिल्कुल इनाम, मैं ऐसी बात पे पहुंचना चाह रही थी कि जब एक इवेंट होता है या एक इवेंट से सक्सेसफुल होकर आप आते हैं तो उस वक्त तो हर बंदा तैयार होता है ओन करने के लिए कि हमने इसका साथ दिया था, हमने इसका साथ दिया था। बट इवेंचुअली जैसे जैसे वो टाइम फ्रेम पुराना होता जाता है और अगले इवेंट की तैयारी का वक्त आता है, उस वक्त तक भी जो है वो कोई आपके साथ सपोर्ट के लिए खड़ा नहीं होता। सो अब मैं इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू पे जाना चाहती हूँ कि जब हम बात करते हैं फैसिलिटीज़ की, अवेलेबिलिटीज़ की, बड़ा हमें अच्छा लगता है। हमारे एथलीट्स, हमारे रेसलर्स, हमारे बॉडी बिल्डर्स वो मेडल जीत के आते हैं, बड़ी खुशी होती है। बट उस मेडल से पहले की जो जद्दोजहद होती है, जो जंग होती है, जो तैयारियाँ होती हैं, उसमें कोई साथ देने को खड़ा हुआ नहीं होता। तो जब मैं फैसिलिटीज़ की इनाम बात करती हूँ, आपको लगता है बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में ख़ुद को ट्रेन करना? आप तो क्योंकि आप ख़ानदान आपका पूरा जो है वो रेसलिंग में इन्वॉल्व था, बट जो लड़का जो कि नहीं इस तरह इन्वॉल्व, जिसको नहीं पता कि शुरुआत कहाँ से करूँ, बट वो रेसलर बनना चाहता है पाकिस्तान के, उसके लिए बहुत मुश्किल है सफ़र। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जब आप किसी इवेंट की तैयारी कर रहे होते हैं या जब आप नेक्स्ट इवेंट आने वाला होता है तो वो एक फेज़ बहुत मुश्किल होता है। उस टाइम जो है ना वो चीज़ें इतनी क्लियर नहीं नज़र आ रही होती जिस टाइम एक्चुअली हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अभी मैं अगर बात करता हूं तो आप ये देखिए कि मैं जिस अखाड़े में बैठा हुआ हूं, आप अगर इसकी हालत देखें तो आप हैरान और परेशान हो जाएंगी कि यहाँ से वर्ल्ड चैम्पियन निकला है, इस मिट्टी में खेल के वर्ल्ड चैंपियन निकला है। और जब आप पूरी दुनिया की फैसिलिटीज़ देखेंगी तो वहाँ पे तो इतनी एडवांस ट्रेनिंग हो गई है, ऐसी ऐसी मशीन्स आ गई हैं, ऐसी ऐसी उनको मैट मिला है, इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है कि आप उसके साथ मुआवजा नहीं कर सकते। अब यहाँ पर जो एक बच्चा आता है उसको हम यहाँ पर तकरीबन मैं 100 के करीब बच्चों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे रहा हूँ ताकि जिन मसाइल का मैंने सामना किया उन बच्चों को ना करना पड़े। लेकिन अभी हम जो है अभी अगर हम आने वाले नेक्स्ट इवेंट्स को देखते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो खिलाड़ी है, हमारा जो अरशद नदीम है, वो जेवलिन थ्रो फेंके और वो नीरज चोपड़ा को हराए। ये तो हम हर बंदा चाहता है, हर डिपार्टमेंट चाहता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो नीरज चोपड़ा को
या जो इनाम बट के मद्दे मुकाबिला जो उनको फैसिलिटीज़ हैं उनका शायद 1% भी हमारे पास नहीं होता। अभी मैं अगर रिसेंटली मैं बात आपको बताता हूं कि जितने जो नीरज चोपड़ा की बात करते हैं तो वो इस टाइम अमेरिका में बैठे हुए ट्रेनिंग कर रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और अगले इवेंट्स की। अगर मैं आपको रेसलिंग की बात करता हूं तो उसमें भी आपको नजर आएगा कि जो इंडिया की सारी टीम है वो रशियन जो फेडरेशन है उनके साथ मिलकर ट्रेनिंग कर रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक हम घर बैठे हुए हैं और 2022 स्टार्ट हो गया है, लेकिन उस तरह से जो है ना तैयारियां शुरू नहीं हो सकी। इनाम, आपको ये जान के जो है खुशी होगी कि हमने अभी रिसेंटली अरशद के साथ भी डिस्कशन की, अरशद से भी बात की और उनसे भी जाना, क्योंकि ऑब्वियसली कॉमनवेल्थ गेम इज़ राइट एट द कॉर्नर और हम बात करते हैं नहीं जी मेडल्स आने चाहिए और पाकिस्तान ये मेडल जीते वो जीते, क्यों नहीं जीतता, मगर तैयारियां कोई भी नहीं हैं। हमारी पीओए के जो सेक्रेटरी हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनसे भी बात हुई आरिफ हसन साहब से, उन्होंने भी यही कहा कि अब तक तैयारियां शुरू हो जानी चाहिए थी बट नहीं हुई। अरशद का भी यही मानना था कि अरशद वाज सपोज टू गो टू साउथ अफ्रीका मगर कोविड की वजह से नहीं जा सके, मगर किसी और मुल्क जा सकते थे। बट फिर एक मसला, इतने दिनों से जब मैं बात कर रही हूँ अलग अलग स्पोर्ट्स के ऊपर, एक सबसे बड़ा मसला आता है फंड्स का, कि फंड्स नहीं है। बट पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ये क्लेम करता है कि 40% जो उनको बजट मिलता है वो 40% उनकी सैलरीज और पेंशन में जाता है और 60% वो सारी फेडरेशंस को फंड करते हैं। तो जब सारी फेडरेशंस को फंड करते हैं तो वो आप तक क्यों नहीं पहुंचते वो फंड्स, या आप तक वो फैसिलिटीज़, उन फंड्स की वजह से वो फैसिलिटीज़ बेहतर क्यों नहीं बनाई जाती? देखिए, मैं आपको 5-6 दिन पीछे लेके जाता हूँ और मशल जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स की आई हुई थी, तो वहाँ पर जितने एलीट एथलीट थे हम सब एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे थे। मैं था, तलहा था, हैदर अली जो ओलंपिक पैरा में गोल्ड हुए हैं वो थे, अरशद नदीम थे, कलसूम हज़ारा थी। तो हम सब मिलकर यही बात डिस्कस कर रहे थे कि हमें इस वक्त इंटरनेशनल ट्रेनिंग पर होना चाहिए। हमें यहाँ पर मशल पकड़ के तस्वीरें खिंचाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हमें अपने अपने घरों में नहीं जाना चाहिए, हमें अपने अपने अकेडमीज या अखाड़ों में नहीं होना चाहिए, हमें इंटरनेशनल ट्रेनिंग पर होना चाहिए। ये जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ये होने वाली है। आप ये देखें कि अनफॉर्चुनेटली देखें जो हमारा पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, बिल्कुल उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो वहाँ पर काम करते हैं, उनकी सैलरीज पे बजट जाते हैं, बिल्कुल जाना चाहिए, वो हमारे लिए वहाँ पर काम करते हैं। अगर हम फेडरेशंस के बजट की बात करते हैं तो आप ये देख लें कि हर फेडरेशन के पास कितना कितना बजट गया है। आप अगर रेसलिंग फेडरेशन की बात करते हैं तो एक साल में 15 से 16 लाख रुपया टोटल हमारा बजट मिलता है, जो कि आप देख लें कि इंटरनेशनल हमारी जो फीस है, जो हमारे लाइसेंस रिन्यू होते हैं, उनमें यह तमाम बजट इस्तेमाल हो जाता है। अभी जो ज़रूरत है वो इस बात की है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको जो बजट एलोकेट होना है, उनको इंटरनेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। आप ये देखें कि आप एलीट एथलीट निकाले पाकिस्तान के, आपको रेसलिंग में इनाम बट और 2 खिलाड़ी और नजर आएंगे, आपको वेट लिफ्टिंग में तलहा तालिब और नू बट नजर आएंगे। तो टोटल जो हमारी मेडल कैपेसिटी है कॉमनवेल्थ गेम्स की वो 15 से 20 खिलाड़ी बनते हैं जो मेडल का, जिनमें पोटेंशियल है, जो मेडल विनर हो सकते हैं, जो गोल्ड मेडल तक जा सकते हैं। तो अगर अभी से हम 15 से 20 खिलाड़ियों को लें और इंटरनेशनल ट्रेनिंग करवाएं सिर्फ और सिर्फ 6 माह के लिए, तो मैं आपसे कमिट करता हूं कि हम 3-4 गोल्ड, 5-7 सिल्वर, 5-7 ब्रॉन्ज पर होंगे। तो उसके साथ साथ एशियन गेम्स हैं उनमें मेडल आएंगे, उसके बाद वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स हैं उनमें मेडल आएंगे। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि फंड्स को खर्च कैसे किया जाए, इसकी तरतीब बनाने की सबसे पहली ज़रूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि जितने एलीट खिलाड़ी हैं उनको इंटरनेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। बट इनाम, जब आप बात करते हैं ना एलीट खिलाड़ियों की, एलीट एथलीट्स की पाकिस्तान की, तो डीजीपीएसबी ने साफ यहाँ हमारे इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के ये बात की कि हम उन पे तो इन्वेस्ट करते हैं जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं, मगर एलीट एथलीट्स अपने लिए खुद स्पॉन्सर ढूंढ सकते हैं। प्राइवेट स्पॉन्सर्स एलीट एथलीट्स को स्पॉन्सर करते हैं बिकॉज वो अपना उतना नाम बना चुके हैं। तो जो एलीट एथलीट्स हैं उनको प्राइवेट स्पॉन्सर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आपको सही लगती है ये बात? देखिए, पहले तो मैं डी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो उन्होंने 2-3 जो पिछले मेरे बीच के इवेंट थे उन पे बहुत हेल्प आउट किया, स्पेशली मेरा वीज़ा को लेकर, उसके बाद मेरा जाना आना सारा उन्होंने एंटरटेन किया, तो ये उनका क्रेडिट है डेफिनेटली। और जो दूसरी बात है कि प्राइवेट स्पॉन्सर की, तो उसमें ये देखें कि एक खिलाड़ी क्या क्या करेगा।
पाकिस्तान में जो एक खिलाड़ी है वो खुद ही अपनी डाइट को भी देखेगा, खुद ही अपनी फिटनेस को भी देखेगा, खुद ही वो इंटरनेशनल मेडल भी देखेगा, खुद ही वो डीजी साहब के पास जाके तो उनसे वो वीज़ा की रिक्वेस्ट भी करेगा और खुद ही वो जाके स्पॉन्सर भी ढूंढेगा। ये पॉसिबल है क्या? इस तरह दुनिया में इस तरह होता है? एक बंदे के पास जब स्पॉन्सर लेने के लिए जाते हैं और जब हम दूसरी दफ़ा उसको कॉल करें तो वो पता क्या कहता है, यार इसने मुझसे पैसे मांगने हैं तो हम इसको पैसे क्यों दें? वो दूसरी दफ़ा कॉल नहीं हमारी अटेंड करता। तो मुझे ये बताएं कि अगर एलीट खिलाड़ियों ने जाके खुद प्राइवेट स्पॉन्सर ढूंढना है जो कि इंतहाई मुश्किल काम है, तो फिर खिलाड़ी ट्रेनिंग कब करेगा और स्पॉन्सर कब देखेगा? और उसके बाद अगर स्पॉन्सर भी उसने खुद देखना, फिर हमारे इतने बड़े इदारे किस लिए हैं? किस लिए इतने बड़े बड़े बजट मिल रहे हैं? वो कब इस्तेमाल होंगे? बिल्कुल। सबसे जो ज्यादा जरूरी है, आप देखें ये जो अभी यूथ फेस्टिवल हुआ है, बहुत अच्छा कदम है। हमें यंगस्टर मिले हैं, लेकिन हम उनका क्या करेंगे अगर हम यंगस्टर को इनाम बट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे? अगर इनाम बट को हम वर्ल्ड और ओलंपिक की तैयारी नहीं करवा पा रहे तो क्यों कोई रेसलिंग करेगा? फिर चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। जैसे हमारे यंगस्टर के लिए बजट है, इसी तरह एलीट के लिए भी 15 से 20 खिलाड़ियों को आप ये देखें, मैं आपसे गारंटी करता हूं कि अगर ये 15 से जो 20 खिलाड़ियां हैं, फी खिलाड़ी के ऊपर ये 6 माह में 50-50 लाख का बजट हम लगा दें, तो आप ये देख लें 20 खिलाड़ियों पे 10 करोड़ रुपया लगेगा। तो क्या पीएसबी के पास 10 करोड़ रुपया नहीं है 3-4 कॉमनवेल्थ में मेडल लेने के लिए, 3-4 एशियन गेम में मेडल लेने के लिए, 3-4 जो है वो वर्ल्ड इस्लामिक गेम में मेडल अगर 10 करोड़ में मिल जाए जो कि खिलाड़ियों पे इन्वेस्ट होने हैं, तो क्या ये बहुत बड़ी रकम है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के लिए या दीगर अदारों के लिए या हुकूमत के लिए? और बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि मतलब अगर जो एथलीट है, जो प्लेयर है, वो अगर ये सारे फाइनेंसेस के बारे में सोचता रहेगा तो अपनी ट्रेनिंग कब करेगा? और फिर जो यंगस्टर्स हैं वो अगर देखेंगे अपने आइडल को इस तरह सफ़र करते हुए कि वो तो इतना एलीट प्लेयर है, उसके बावजूद वो स्पॉन्सर्स के लिए खुद इधर से उधर भाग दौड़ कर रहा है, तो ऑब्वियसली उनका भी बिल्कुल इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। मैं बिल्कुल आपकी इस बात से एग्री करती हूँ। मगर फिर इनाम हम जब घूम फिर के मुसलसल फंड्स की बात करते हैं, आपको लगता है कि इट्स हाई टाइम नाउ कि या तो ठीक है अगर गवर्नमेंट से इतने फंड्स नहीं मिल रहे तो पीएसबी को कोई प्राइवेट कैंपेन इस तरह चलानी चाहिए? आप लोग छोटी ब्रांड्स नहीं हैं, मैं आपकी बात करूं, अरशद की बात करूं, तलहा ने अब अच्छा एक अपना स्टेचर बना लिया है, कुलसूम है, ये सब छोटी ब्रांड्स नहीं है। आप लोगों को एक ब्रांड की तरह पोर्ट्रे करके और एक प्राइवेट कहीं से फंडिंग, प्राइवेट फंड कोई अरेंज करें, सो ये भी तो कर सकते हैं, मगर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को ये खुद करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, मैं आपके इसी पॉइंट को इंडोर्स कर रहा हूँ। मेरा भी मैं भी यही कहना चाहता हूँ और जो तरीकाकार है वो भी ये बनता है कि अगर आप पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड या पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड या दीगर जो इदारे हैं वो अपने खिलाड़ियों के लिए फंड अरेंजमेंट करेंगे तो उनके लिए बहुत आसान है। अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी और वो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को या फॉर एग्जांपल और जो दीगर कंपनीज हैं उनको कहेंगे कि आप अपना 1% बजट या आप अपने थोड़े से जो बजट है उसको आप खिलाड़ियों पर लगा दें, तो डेफिनेटली बहुत सारी कंपनियां करने को तैयार हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो चाहती हैं कि हम इनाम बट का टोटल A to Z खर्चा हम उठाएं, इनाम बट हमारी तरफ से खेले, लेकिन ये इनाम बट लेवल पर नहीं होगा, ये गवर्नमेंट लेवल पर होगा। ये हमारे बड़ों का काम है। खिलाड़ी का काम ये है कि उसको सारा और सारा फोकस वो गेम पर करे। हम उसको बोलें कि आपको ना डाइट की टेंशन होगी, ना आपको इंटरनेशनल ट्रेनिंग की टेंशन होगी, ना आपको घर के अखराजात की टेंशन होगी। आप टेंशन फ्री हैं, आपका काम है गेम करना, पैसों का अरेंजमेंट, आपके इवेंट्स का अरेंजमेंट और बाकी सब का अरेंजमेंट ये हमारी गवर्नमेंट और हमारे इदारों का काम बनता है। बिल्कुल। अच्छा इनाम, आप बात कर रहे हैं, न्यूट्रिशंस की बात कर रहे हैं, डाइट की बात कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा है कि हर एक स्क्वाड में एक न्यूट्रिशनिस्ट होना चाहिए जो आप लोगों को गाइड करे। मगर फिर साथ ही साथ अगर मैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के ओहदेदारान से बात करती हूँ और उनसे ये क्लेम करती हूँ कि क्यों नहीं है, उनकी तरफ से जवाब ये आता है कि आप हमारे एथलीट्स से पूछें कि हमारे एथलीट्स तैयार नहीं होते वो खाना खाने के लिए। हमारे एथलीट्स कहते हैं कि ये घास फूस खा के तो हम नहीं कर सकते जो हम करते हैं, हमें वही नान, रोटियां और वही भारी भरकम खाने हैं। क्या ये सही है बात इनाम? सवेरा देखिए, बात इस तरह है कि अगर किसी खिलाड़ी का ये माइंडसेट है तो क्या करना चाहिए? उसको छोड़ देना चाहिए, उसको वेस्ट होने देना चाहिए, या उसकी काउंसलिंग करनी चाहिए, या उसको एजुकेट करना चाहिए।
तो सबसे पहली जो चीज़ ये है कि हमारे खिलाड़ियों को एजुकेशन की ज़रूरत है। अगर कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं, मैं ये नहीं कहता कि 100% खिलाड़ी जो है वो चेंज होना चाहते हैं, ज़रूरत इस बात की है कि आपने उनको एजुकेट करना है। मैं अपनी बात बताता हूँ कि 2010 तक मैं वो पुराना ट्रेडिशनल स्टाइल कॉपी करता था, 2-2000 बैठक लगाता था, वो जो घी भी पीता था और इस तरह की एक्टिविटी करता था। लेकिन जब मैंने 2010 में जाकर देखा कि कॉमनवेल्थ गेम्स पर तो लोगों की डाइट मुख्तलिफ है, लोगों की प्रैक्टिस मुख्तलिफ है, उसके बाद मैंने खुद आकर सीखा। मैंने अपनी MSc की स्पोर्ट्स साइंसेज में और मैंने देखा कि यार ये चीज़ें तो बदल गई हैं, ट्रेनिंग बदल गई है, डाइट बदल गई है। उसके बाद मैंने अपने आप को चेंज किया और इस वक्त जितनी माशाल्लाह पहलवान कम्युनिटी है वो सारी एजुकेट हो चुकी है। किस तरह हुई है? किसी ने मुझे देखा, किसी को मैंने बताया, एजुकेशन के जरिए आहिस्ता आहिस्ता पहलवान कन्वर्ट हुए हैं। बिल्कुल। तो हमारे एथलीट्स के लिए एजुकेशन तो कितनी जरूरी है वो यही है। ये सबसे इम्पोर्टेंट एक बात इनाम आपने की है कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। चाहे आप मास्टर्स तक की बात ना करें, ठीक है, और मैं आपसे भी पूछूंगी कि आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया मास्टर्स तक जाने के लिए, मगर हमारे एथलीट्स को बेसिक एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बिकॉज आपका होराइजन बहुत वास्ट होता है। इसी पे हम डिस्कस करेंगे आगे। इसी ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। डिस्कशन हमारी जारी है। इनाम बट हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत ही ज़बरदस्त डिस्कशन जारी है बिकॉज जब हम बात करते हैं एथलीट्स की अपब्रिंगिंग की, हमारे रेसलर्स की अपब्रिंगिंग की, सबसे पहला एक सवाल आता है इवन क्रिकेटर्स की अपब्रिंगिंग की, क्योंकि क्रिकेट पे बड़ा फोकस है हमारा, मगर हमारा ये फोकस नहीं है कि नहीं जी एजुकेट करना है अपने एथलीट्स को कि नहीं करना। चाहे आप इनिशियल प्राइमरी एजुकेशन तक ही रखें, ना ज़्यादा एजुकेशन की बात करें, मगर सम पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ी बहुत एजुकेशन बहुत ज़रूरी होती है एथलीट्स के लिए, क्योंकि आपका सोचने का जो जाविया है वो बिल्कुल बदल जाता है। इनाम मैं आपके पास फिर से वापस आऊँगी और एजुकेशन की जिस तरह आपने बात की MSc स्पोर्ट्स साइंसेज में, फिर गालिबन आपने जो है इससे पहले MBA भी किया हुआ। इनाम जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पहले MBA किया था पंजाब यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मुझे महसूस हुआ जब मैं इंटरनेशनल लेवल पर गया कि हमें बहुत कुछ सीखने वाली जो चीज़ें हैं वो बाकी हैं, क्योंकि हमारी डाइट जो है बहुत ज़्यादा वो ओल्ड फैशन थी। उसके बाद हमारी जो ट्रेनिंग पैटर्न है वो भी सारा तकरीबन गामा पहलवान जी के वक्तों का था, जो गामा पहलवान जी के से लोगों ने आगे सीखा, उन्होंने आगे सिखाया। तो 1950 वाली जो है ना वो हम ट्रेनिंग कर रहे थे पहलवानी। तो उसके बाद जब फिर मैंने महसूस किया कि मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे सीखना चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ इंटरनेशनल कोचिज़ से मैंने रब्ता किया और मैंने उनसे बहुत ज़्यादा कंसल्ट किया, उनसे मैंने मशवरे लिए। इसके साथ साथ जब मैंने अपनी MSc भी की तो उसमें मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता चला, तो उस वजह से फिर बहुत ज़्यादा मेरी गेम में निखार पैदा हुआ है। अभी जो पीछे मैं एक रेसलिंग का इवेंट खेल रहा था, मड रेसलिंग का, उसमें मैंने 106 किलो वज़न किया था, उसके लिए बहुत ज़रूरी था। और उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट इवेंट था वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी, जिसके लिए मैंने 16 किलो वज़न कम किया। तो ये सारा आपकी डाइट और आपकी सही ट्रेनिंग से पॉसिबल होता है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि कम से कम जो खिलाड़ी है हमारा, जब हमारा कैंप लगता है, जो हमारे एलीट एथलीट हैं, जो हमारे नए एथलीट हैं, जब भी कैंप लगे वहाँ पर हमारे डॉक्टर्स को होना चाहिए, वहाँ पर हमारे जो है टीचर्स को होना चाहिए, जो खिलाड़ियों को एजुकेट करें। और बहुत आसानी से हम अपने खिलाड़ियों को समझा सकते हैं। जब खिलाड़ी को पता चलेगा कि इस चीज़ में मेरा फ़ायदा है, तो डेफिनेटली वो अपनी डाइट चेंज करने को तैयार होगा, वो अपनी एक्सरसाइज चेंज करने को तैयार होगा और एट द एंड पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। बिल्कुल। और ये जो आप बातें कर रहे हैं, ये आप ज़्यादा किसी चीज़ की डिमांड नहीं कर रहे, ये बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जिसकी आप डिमांड कर रहे हैं, और ये बेसिक नेसेसिटीज़ बहुत ज़रूरी हैं। जिस अखाड़े की अभी आपने बात की, अगर मैं इनाम आपसे ये कहूँ कि वर्ल्ड लेवल जो है वो 10 पे है, और अगर इस अखाड़े को आपको मैं कहूँ कि किसी लेवल पे आपने रखना है, तो वो किस लेवल पे होगा? आप जो भी इसका स्ट्रक्चर है तो ये -10 पे चला जाएगा, क्योंकि अभी तक आप वो देख लें कि अखाड़े को तैयार करना और वो कई के साथ मेहनत करना, तो इस तरह की इसमें जो है ना अभी फैसिलिटीज़ वाइज तो ये इस लेवल पे है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे यहाँ पर बच्चे हैं,
आप ये देख लें कि जब नेशनल का इवेंट होता है, अभी कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए हमारी सिलेक्शन होनी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 में से 7 बच्चे जो है मेरे अपने शागिर्द, मेरे अपने अखाड़े के थे, और सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल जो है वो भी हमारे अखाड़े से थे। तो ये टैलेंट वाइज ये अखाड़ा जो है ना, वर्ल्ड में आप समझ लें कि 7वें 8वें नंबर पर आ सकता है, लेकिन फैसिलिटीज़ वाइज ये -10 से भी नीचे शायद चला जाएगा। अच्छा, कॉमनवेल्थ गेम्स बिल्कुल इट्स राइट एट द कॉर्नर। 2022 में जुलाई में कॉमनवेल्थ गेम्स होने हैं। इनाम फोकस है, क्या तैयारियां हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस रखे पाकिस्तान की आवाम आपसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह जो है बहुत ज़्यादा फोकस है, सिर्फ और सिर्फ जो है ना कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और वर्ल्ड तक जो है ना ये जो सिलसिलाकार हमारा इंशाल्लाह चलना है, इसी चीज़ पर फोकस है, और कोई हमारा जो है ना फोकस दाएं बाएं नहीं हो रहा। तो फोकस तो पूरा है, जो यहाँ पर सहूलियात मौजूद हैं उन पर हम काम भी कर रहे हैं, लेकिन अब जो मेडल का कलर है ये डिसाइड करना है हमारी फैसिलिटीज़ ने। अगर हमारा कैंप अभी से लग जाएगा तो हम गोल्ड मेडल तक जा सकते हैं। अगर हमारा कैंप जो है वो बिल्कुल 1 माह 1.5 माह पहले, और बिल्कुल जैसे वो एक मिसाल है कि गोंगलों से मिट्टी झाड़ने वाला काम होगा, 1-1.5 माह पहले कैंप लगेगा, तो फिर मेडल मुश्किल हो जाएंगे, फिर कलर मुश्किल हो जाएंगे। तो इसलिए अगर अभी से फैसिलिटीज़ मिलेंगी तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान 5 से 7 गोल्ड मेडल डेफिनेटली जीतेगा। इनाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मेरी तरफ से, समा की पूरी टीम की तरफ से गुड लक फॉर योर टूर्नामेंट्स कमिंग अप, और आप पाकिस्तान का नाम जिस तरह रोशन कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रोशन करते रहे। मुझे पता है फैसिलिटीज़ का बहुत इशू है, मुझे पता है कि हमारे यहाँ के एथलीट्स बहुत सफ़र करते हैं, मगर उसके बावजूद ये आप लोगों की डेडिकेशन और पैशन है कि आप लोग दुनिया भर में जाके जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इनाम। और जाते जो यंगस्टर्स, जो आइडल्स जो आपको देखते हैं, एक छोटा सा मैसेज उनके लिए, और फिर हम एक ब्रेक पर जाएंगे। बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया। जो दूसरी गेम्स हैं उनको आप सपोर्ट कर रही हैं, तो बिल्कुल मैं अपने जो यंगस्टर हैं उनको यही पैगाम देना चाहता हूं कि हालात जैसे भी हों, हमने ये नहीं देखना कि हमारे पास -10 लेवल की फैसिलिटीज़ हैं। हमने अपना काम करना है, हमने जो हमारे पास अवेलेबल है, जो हम अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने मुल्क के लिए कर सकते हैं, हमने अपना 100% देना है। अल्लाह ताला हमारी ज़रूर मदद करेंगे। हमने फैसिलिटीज़ और इन चीज़ों को ये नहीं देखना, हमने छोड़ना नहीं है, हमने अपना जो काम है वो करते जाना है। इंशाल्लाह सब मिलकर चलेंगे तो काफिला बनेगा और पाकिस्तान इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया इनाम। देयर नो लेम एक्सक्यूजेज, आप जो करना चाहते हैं वो आप कर गुजरते हैं, चाहे आपके पास फैसिलिटीज़ हो ना हो इनाम। बट एक सबसे बड़ी एग्जांपल है इस बात की। बट बहुत ज़बरदस्त हमारी यहाँ पे डिस्कशन रही रेसलिंग के हवाले से, मोटिवेशन के हवाले से, और एजुकेशन फॉर एथलीट्स के हवाले से। अब हम जा रहे हैं एक ब्रेक पर, मगर जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट, 2 इंटरेस्टिंग गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बॉडी बिल्डिंग के हवाले से बात करेंगे, बट द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज गेस्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बट आफ्टर दिस ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी डिस्कशन इनाम बट से हुई, रेसलिंग के हवाले से बात कर रहे थे। बट ब्रेक पे जाते हुए मैंने आपको कहा था कि अब जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, अगर मैं इनके रिलेशनशिप की आपस में बात करूं, विच इज़ वेरी वेरी गुड थिंग। एक मतलब आप यूजुअली देखते हैं जब हम हस्बैंड एंड वाइफ की बात करते हैं, देयर इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन व्हेन वी टॉक अबाउट हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप। मगर जब मैं अपने इन मेहमान की बात करती हूँ, अपने इन गेस्ट की बात करती हूँ, मेरे साथ सबसे पहले तो मैं इनको इंट्रोड्यूस कराती चलूँ। रमीज़ इब्राहिम मौजूद हैं एंड रुमैसा रमीज़ मौजूद हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट बॉडी बिल्डिंग, सो आप तो शाकार पे शाकार रमीज़ किए जा रहे हैं बॉडी बिल्डिंग में, मगर उस शाकार के पीछे कहते हैं ना, देयर इज ऑलवेज अ सक्सेसफुल there's always a man behind a successful woman। मगर आपके पीछे जो है एक सक्सेस की आपकी वाइफ हैं। जिस तरह रुमैसा आप ट्रेन करने में हेल्प करते हो अपने हस्बैंड को, विच इज़ ब्रिलियंट। सबसे पहले तो वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले तो ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? मैं रुमैसा से इसलिए शुरू करूँगी कि आपने कब से ट्रेन करना शुरू किया, ट्रेनिंग करवानी शुरू की? मुझे 3 years हो गए व्हेन आई गॉट मैरिड टू रमीज़ इब्राहिम खान। आफ्टर मैंने इनको देखा कि इनके अंदर इतना ज़्यादा शौक़ था फिटनेस का, और फिर ये मुझे भी मोटिवेट करते थे कि नहीं ये चीज़ नहीं खानी है।
तो ये देख के फिर और इनको एज अ ट्रेनर देख के और एज अ एथलीट तो मुझ में भी एक शौक पैदा हुआ कि मैं भी फिटनेस ट्रेनर हूँ। फिर मैंने इंटरनेशनली सर्टिफिकेशन की। उसके बाद रमीज़ ने मेरी हमेशा हेल्प करी, मुझे इस फील्ड में लाना इन्हीं का हाथ है इसमें ना। आई एम हियर बिकॉज ऑफ हिज सपोर्ट। सो इस तरह फिर शौक होता रहा अपने आप को भी। फिर किड्स के बाद फिटनेस का था कि वेट गेन हो गया ये है, तो इस तरह फिर मेरा इस तरह शौक हुआ। फिर मैंने एक कंपटीशन भी इन्होंने मुझे दिलवाया, उसमें मैंने एज अ बेस्ट ट्रेनर 2021 का अवार्ड लिया था, सेकंड पोजीशन में। बेहतरीन। बट द टेबल्स हैव टर्न नाउ रमीज, और अब रुमैसा आपको अगले इवेंट के लिए ट्रेन भी कर रही हैं। सख्ती ट्रेनर्स वाली सख्ती है या कभी कहीं चूक जाते हैं? देखें बिल्कुल जब आप गेम की तरफ होते हैं तो फिर गेम की तरफ कंसंट्रेशन होती है, चाहे कोच हमारा कोई भी हो, चाहे वाइफ हो, चाहे कोई रिलेशनशिप जो भी हो उनसे। लेकिन जब आप हम अपने ग्राउंड में होते हैं तो हम अब एज एथलीट होते हैं और हमें बिल्कुल वैसे ट्रीट होना होता है। अगर ये मुझे ऐसे ट्रीट नहीं करेंगी तो ऑब्वियसली मैं चीज़ समझता हूँ कि मैं फिर पुश नहीं होऊंगा और ना मैं आगे मतलब अच्छा परफॉर्म कर सकूंगा। बिल्कुल। बट रमीज, कहाँ से सफ़र शुरू हुआ आपका इस बॉडी बिल्डिंग का? कहाँ से शौक शुरू हुआ और उसके बाद अब आप गोल क्या देखते हैं? एक्चुअली मेरा तो करियर, मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, फास्ट बॉलर था मैं, बहुत कम मेरा वेट उड़ा था और मैं अंडर 19 तक खेला हूँ और PIA क्रिकेट एकेडमी से बहुत अच्छा मेरा एक वक्त चल रहा था। उन दिनों में एक सिलेक्शन होनी थी, बस वो चीफ सेलेक्टर्स आने थे, एक मैच था, उसमें मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम था। तो इंग्लिश का पेपर था फर्स्ट, तो मेरे फादर ने कहा कि तुमने जाना नहीं है, पेपर देने जाना है। तो वो मैं ज़िद करता रहा। मेरी अम्मी एग्री हो गई थी तो उन्होंने वो किट शिट जला दी और फिर वो ख़त्म हो गया मामला। फिर एग्ज़ाम के फ़ौरन बाद मैं जिम जाने लगा और क्योंकि मैं रेसलिंग से बड़ा इंस्पायर था तो ज़ाहिर है फिर वो जिम जाने लगा। जिम में मुझे मेरे कोच जो थे उनकी डेथ हो गई, जो हमारे एरिया के थे, वो मुझे लेके गए। उन्होंने बोला आओ मैं तुम्हें एक इवेंट दिखाऊं, कंपटीशन। मैंने कहा इसमें क्या है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर मैंने उस वक्त से सफ़र शुरू किया। तो फिर मैं सबसे पहले मेरी 4th पोजीशन आई, फिर मैंने और मेहनत की, कराची लेवल पे मेरी 6th पोजीशन आई। मैं रोने लगा बैठ के कि यार ये क्या, मैंने तो बहुत मेहनत की है, मैंने तो डाइट भी की, सब कुछ किया, फिर भी मेरी 6th पोजीशन आई। तो फिर मैंने एक अच्छा कोच हायर किया, उससे ट्रेन हुआ। फिर मैं जो 2009 से प्रोफेशनली इस फील्ड के अंदर आया और 2009 से आज तक फिर अल्लाह का शुक्र है कोई इवेंट नहीं हारा, कहीं डिफीट नहीं हुई मुझे। फिर अब इंटरनेशनली जाता हूँ, एशिया में भी सिल्वर मेडल हुआ, वर्ल्ड में 4th पोजीशन ली। लास्ट ईयर उज़्बेकिस्तान भी गया, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर जो है वो कुछ मिसहैप हुए। तो अब नेक्स्ट इवेंट है इंशाल्लाह वियतनाम में है, मालदीव्स में है, इस्लामाबाद में एक IFBB प्रो चैम्पियनशिप होने वाली है, उसकी प्रेप है इंशाल्लाह। तो डे बाय डे सक्सेस मिल रही है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह दे रहे हैं, फैमिली सपोर्ट है। बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है और साथ ही साथ आपकी मेहनत है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो रंग नहीं लाती चीज़ें। बट रमीज़, एक चीज़ अभी मैं इनाम से भी इस बारे में बात करी थी, फिर मैं आपसे भी बात करूँगी। वर्ल्ड इवेंट्स पे आप जाते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनेंसेस आप खुद पे करते हैं? जी ऑब्वियसली हमेशा मैंने खुद पे किया है और डाइट हमारी बहुत एक्सपेंसिव होती है। 3000 पर डे हमें ईट करना होता है फूड, और उसके बाद फिर हमारे 3000 पर डे सिर्फ डाइट है, फिर हमारे न्यूट्रिशंस हैं, फिर हमारी ट्रेनिंग के अंदर डिफरेंट हमारी किट की चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी है। उसके बाद फिर हमें सारा एक्सपेंस खुद उठाना है, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग है। लेकिन लास्ट ईयर हमारी फेडरेशन ने एक बहुत अच्छा, अभी जो उज़्बेकिस्तान टीम गई थी उसमें जो है स्पॉन्सर किया और तमाम एथलीट स्पॉन्सर्ड गए थे, मतलब किसी ने भी अपनी जेब से पे नहीं किया। ये फर्स्ट टाइम हुआ पाकिस्तान की तारीख में, एक अच्छा स्टेप उन्होंने उठाया और तमाम एथलीट्स को लेके गए, सिलेक्शन हुई उसके बाद लेके गए। तो लेकिन उससे पहले बट ये पहली ही दफ़ा हुआ, विच मीन चलें बेहतरी की तरफ तो हम मूव ऑन कर रहे हैं और ठीक है, कुछ चीज़ें हो रही हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने भी यहाँ पे क्लेम किया है कि बेहतरी करेंगे। और बट जाते जाते रुमैसा आपसे एक सवाल, आप जाहिर सी बात है ट्रेन कर रही हैं, सो यू नो द लेवल के रमीज़ अभी किस लेवल पे क्या है। अपने आप को खुद इवैल्यूएट करना इतना आसान नहीं होता जितना आपका कोच आपको इवैल्यूएट कर रहा है। क्या एक्सपेक्ट करें हम रमीज़ से आगे आने वाले इवेंट्स में? इंशाल्लाह वैसे बहुत हार्ड वर्कर हैं, शुरू से ही
कुछ भी हो जाए ये अपनी डाइट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और मैं भी इनको नहीं करने देती और ये खुद भी वैसे बहुत पक्के हैं अंदर से। हाँ। तो इस तरह इनकी एक अच्छी जा रही है तैयारी इंशाल्लाह। कोई बिरयानी नान पाए कुछ नहीं ऑफ सीजन में थोड़ा ले लेते, लेकिन जब ये ऑन सीजन होते तो ये बिल्कुल भी चीट नहीं करते। इस चीज़ में मैं इनकी भी अप्रिशिएट करूँगी इनको कि बहुत अच्छे एथलीट हैं और हस्बैंड भी हैं। इनकी सपोर्ट और हम दोनों आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं जब भी हम यहाँ हैं, दोनों की सपोर्ट एक साथ है। बिल्कुल जी, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बट ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर टूर्नामेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर ट्रेनिंग्स एंड थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर ऑन द स्टूडियो। और मैं था ना कि आप जिस तरह बॉन्ड क्रिएट अपना करना चाहें आप कर सकते हैं, और जिस तरह रमीज़ रुमैसा जो हैं दे सपोर्टिंग ईच अदर और रमीज़ को सपोर्ट कर रही हैं आगे फतुआत हासिल करने में, पाकिस्तान का नाम रोशन करने में। सो एवरी पर्सन नीड सच काइंड ऑफ सपोर्ट सिस्टम और होना चाहिए। बट थैंक्स अ लॉट, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त यहाँ पे हो गया है ख़त्म गेम सेट मैच का। सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।